असेंबली की शुरुआत करें जोरदार तालियों से। आपके साथ सदन में ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा जिसे हम सर्वांग समता कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सर्वांग समता के संबंध में कल के सदन में आपको बताई गई कि कैसी आकृति के युग्मों को आप सर्वांगसम कहते हैं और सर्वांगसम होने के लिए क्या आवश्यक शर्त है। तो कल के सदन में जो आपके साथ चर्चा हुई उसको एक बार मैं दोहरा देता हूं ताकि वह सभी बात आपके स्मरण में आ जाए, फिर हम उसके आगे के बातों के बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज आवाज आ रही है? तो कल मैं बताया था कि अगर आकृतियों के जोड़ा आप बनाते हो तो उस जोड़ा को क्या क्या होने की संभावना है, अर्थात कितने प्रकार के हम आकृतियों के युग्मों को प्राप्त करेंगे। तो आपको पहले से पता है कि कोई भी आकृति हो उसका एक शेप होता है और उसमें साइज होता है। किसी आकृति के शेप से हमारा क्या आशय है, तो कोई आकृति की जो बाउंड्री लाइन है, परिसीमा है, वह किस प्रकार टर्न करते हुए बनी है या उसका जो बाहरी कैसा उसका आउटलाइन है। साइज के मतलब यह है कि कोई आकृति कितना फैला हुआ है। अगर एक विमीय आकृति है तो उसमें कितनी लंबाई है, द्विविमीय आकृति है तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर कितने हैं, त्रिविमीय आकृति है तब वहां पर कितने यूनिट क्यूब है, इत्यादि इत्यादि। तो प्रत्येक आकृतियों के खास उसके आकार होते हैं और उसके खास साइज होते हैं। अब एक विमीय आकृति होगा तो उसका एक ही विमा में उसका एक्सपेंशन होगा। द्विविमीय आकृति होगा तो दो विमाओं अर्थात दो दिशाओं में उसका एक्सपेंशन होगा। त्रिविमीय आकृति होगा तो तीनों दिशाओं में उसका एक्सपेंशन होगा। तो हम लोग सर्वांगसम आकृति की बात कर रहे हैं। तो दो वैसी आकृतियां जिसके आकार भी ठीक एक जैसे हो और माप भी ठीक एक जैसे हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृतियां कहेंगे। कल रेखाखंड की सर्वांग समता, वृत्त की सर्वांग समता, वर्ग की सर्वांग समता, आयत की सर्वांग समता, कोण की सर्वांग समता, इन सबों के बारे में चर्चा हो गई है। और सर्वांग समता की जांच हम कैसे करते हैं और हमेशा से कैसे करते आए हैं, यानी कि आदिकालीन समय से मनुष्य सर्वांग समता की जांच करता रहा है। तो कैसे करता रहा है? तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करके। दो रेखाखंड बराबर लंबाई के हैं तो एक दूसरे पर हम उसको रख करके जांच करते हैं। हर जगह ऐसा ही जांच करने का तरीका है। तो सर्वांग समता की जांच करने के तरीका का नाम क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। उसको बोलते हैं सुप्रीम पोजीशन, सुपेरिम पोजीशन। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा सर्वांग समता की हम जांच करते हैं, लेकिन हमेशा अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग कर सर्वांग समता की जांच करना आसान नहीं है। इसलिए सर्वांग समता की जांच की हम अन्य तरीका को विकसित करने जा रहे हैं, जिसमें एक दूसरे के ऊपर बगैर रखे हुए हम बता सके कि वो सर्वांगसम है अथवा नहीं है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? अपने सर्वांग समता का, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सुप्रीम पोजीशंस का थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीम पोजीशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो दो आकृतियां सर्वांगसम हो यदि दोनों के सभी अंग समान हो, ऐसा भी बोल सकते हो। तो
सभी अंग समान होने के लिए क्या होगा, उसके सभी अंग में बराबरी का रिश्ता होगा। तो हम यहां पर आप कर सकते हैं, जैसे यहां पर हमारे हाथ में एक ही प्रकार के दो क्या है, बैटरी है कि सेल है? इसे बैटरी बोलेगा कि सेल बोलेंगे? सेल है, बैटरी नहीं है। जब इसका कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो दोनों सेल एक दूसरे के ऊपर ढक जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आकृतियां क्या हैं? सर्वांग सम है। एक ही पेड़ के दो पत्ते एक दूसरे के ऊपर रफली रखने पर एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक रहे हैं, तो कहेंगे कि यह दोनों आकृतियां कैसी आकृतियां हैं? सर्वांग सम आकृतियां। एक ही पेड़ के दो फूल है और दोनों की आकृतियां को देखें तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये भी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को, इसलिए कैसी आकृतियां हैं? तो मुझे बताइए, ये देखिए एक ही साइज के दो माचिस के डब्बे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखने पर ढक ले रहे हैं, तो दोनों की आकृति कैसी है? सर्वांग सम है। इसमें चूड़िया वाला है। तो एक देखिए, एक ही साइज के दो वृत्त हैं, इन दो वृत्ताकार वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर रखने पर यह ढक ले रहे हैं, तो यह दोनों चूड़ियां भी कैसी हैं? तो एक ही कॉपी के दो पन्ने जो होंगे कैसे होंगे? एक ही पैकेट के दो बिस्कुट कैसे होंगे? एक ही पैकेट के दो प्लेट कैसे होंगे? तो सर्वांग सम का क्या अर्थ है आपके दिमाग में उत्पन्न हो गया कि दो आकृतियां को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करने पर वह एक दूसरे को ढक ले। ओके, अब हम लोग इससे आगे कुछ बात चलते हैं। तो सर्वांग सम में सभी अंग बराबर हो, तो हमारा अब हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात करेंगे। तो त्रिभुज जो है रेखाखंड और कोण से बनता है। पहले रेखाखंड और कोण की सर्वांग समता की बात कर लिए, आगे जो भी आकृतियां होगी वो रेखाखंड और कोण दोनों से मिलकर के बना होगा। तो एक त्रिभुज, इस त्रिभुज में कितने अंग हैं? पहले अंग बताओ, इस त्रिभुज में कितने अंग हैं? अंग का मतलब कितने लाइन सेगमेंट और कितने कोण से मिलकर बना है? कितने? 3। कितना? 3। कौन बोला? चलो बताओ 3 कैसे है? इसमें कितने अंग है? एक त्रिभुज होने के लिए 3 अगर रेखाखंड आपको दे दिया जाए तो क्या त्रिभुज कहला जाएगी? त्रिभुज होने के लिए कितने अंग है उसमें होना चाहिए? कितने हैं? 3 कौन कौन? चलो आ जाओ अपनी जगह पर। कोई बता सकता है? इस त्रिभुज को मैं अलग अलग करूं, जैसे हमारा जो है तो कितने अंग है? तो हमारा 2 हाथ, आंख, पैर, ये सब हमारे अंग हैं। अर्थात हमें हाथ, आंख, कान, मस्तिष्क यह सब उपस्थिति होने के बाद तो मानव शरीर कहलाता है। तो इस त्रिभुज में कौन कौन से चीज उपस्थित है? 3 रेखाखंड है, 3 इसकी भुजाएं हैं और 3 इसके कोण हैं। तो इसमें कितने अंग हो गए? 6 अंग। तो क्वाड्रेट्यूल में कितने अंग हैं? कितने अंग हो गए इसमें? एक क्वाड्रेट्यूल की रचना होने के लिए क्या है? 4 लाइन सेगमेंट और 4 कोण की आवश्यकता होती है। तो कितने अंग हो गए इसमें? तो क्या इन त्रिभुजों में अंगों की संख्या 6 है और इनमें अंगों की संख्या कितनी है? 8 है। तो क्या यह सर्वांग सम की जांच करने योग्य है? नहीं। पहले 2 आकृतियां बराबर तब होगी जब दोनों में अंगों की संख्या पहले समान हो और अंग भी आपस में बराबर हो। यानी कि एक त्रिभुज की सर्वांग समता की बात एक त्रिभुज से ही की जा सकती है। क्या? क्योंकि एक त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, तो 6 अंगों वाला आकृति कौन है? वो दूसरा कोई त्रिभुज ही होगा। अंडरस्टैंड? चलो अब इसको मिटाओ।
तो एक त्रिभुज की सर्वांग समता की जांच करनी है, तो एक त्रिभुज के साथ सर्वांग सम आकृतियों में कोई दूसरा त्रिभुज नहीं होगा। तो हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच करनी है, तो दो त्रिभुज सर्वांग सम है अथवा नहीं है ना। चलिए फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि यदि हम दो फिगर लेते हैं, यदि हम लोग दो फिगर लेते हैं, कितने फिगर लेते हैं? दो फिगर, तो क्या क्या संभावना है? पहले शेप भी एक जैसा हो और क्या हो, साइज भी। दूसरा संभावना क्या है? शेप एक जैसा हो लेकिन साइज एक जैसा नहीं। तीसरी संभावना क्या है? शेप एक जैसा नहीं हो लेकिन साइज उनका एक जैसा हो। साइज से मेरा नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर। तीसरा क्या संभावना है? कि शेप भी एक जैसा ना हो और साइज भी एक जैसा ना हो। कितना ही संभावना है जी। चलिए, तो हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच कर रहे हैं, अर्थात दो ऐसे त्रिभुज जो एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर एक दूसरे के पूर्णतः ढक लेते होंगे। मतलब एक त्रिभुज का 6 अंग दूसरे त्रिभुज के 6 अंग के साथ बराबर हो जाता हो, उसी स्थिति में कहा जाता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। चलिए समझा जाए, तो हमारा फोकस त्रिभुज की सर्वांग समता पर है, अर्थात दो त्रिभुज की सर्वांग समता की जांच के लिए दोनों की 6 अंकों के बारे में सूचनाएं हमें होना चाहिए। ओके, अब देखिए, एक मैं यहां पर समबाहु त्रिभुज की रचना किया, मैं दूसरा समबाहु त्रिभुज का यहां पर रचना किया, मैं तीसरा समबाहु त्रिभुज का इतना रचना किया। समबाहु है तो प्रत्येक कोण कितना है? 60 है, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है और समबाहु में तीनों कोण बराबर है, तो प्रत्येक कोण 60 का होना चाहिए। तो क्या ये समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज का शेप क्या एक जैसा नहीं है? क्या यह भी 60 डिग्री पर मुड़ा है? 60 डिग्री 60 डिग्री, लेकिन किन बातों में इनमें अंतर है? साइज इनका अलग अलग है, राइट। तो अब हम एक सर्वांगसम त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का सर्वांगसम में कोई समबाहु त्रिभुज हो तो निश्चित है कि उसका शेप भी बराबर हो और साइज भी बराबर हो। ओके, तो दो सर्वांगसम त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज को सर्वांगसम होने का क्या शर्त है? कि उनकी भुजाएं की लंबाई क्या हो? बराबर हो। क्योंकि हम समबाहु कह दिए तो प्रत्येक कोण 60 होगा ही। ओके, अब यहां पर देखा जाए, चलिए मैं कोई दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ए बी और सी, बी ई और ए, यानी कि दोनों त्रिभुज के सर्वांग समता के लिए कोण ए की जानकारी होना चाहिए, कोण बी की जानकारी होना चाहिए, कोण सी की डिग्री मेजर की जानकारी होना चाहिए, एबी की लंबाई की जानकारी होना चाहिए, बीसी की लंबाई की जानकारी होना चाहिए और एसी की लंबाई की जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर भी कोण डी की जानकारी हो, कोण ई का हो, कोण एफ का हो, डी हो, ई एफ हो और डी एफ हो, अर्थात इस त्रिभुज के 6 अंग, अब इस त्रिभुज के 6 अंगों की जानकारी हमें होना चाहिए। उसके बाद हम तय कर सकते हैं कि ये सर्वांग सम है अथवा नहीं है। तो ये भी तो बहुत कठिन कार्य है। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि इन 6 अंगों में अगर हम लोग दोनों त्रिभुजों के 3 अंगों की जानकारी हो तो क्या उसके बाद शेष 3 अंगों के बारे में हम कुछ कह सकते हैं? या त्रिभुज के कितने अंग त्रिभुज के अद्वितीय रचना के लिए जिम्मेवार हैं? वह कौन कौन से अंग हैं जिनको फिक्स कर देने के बाद त्रिभुज के तीनों भुजाएं, 3 अंग को फिक्स कर देने के बाद त्रिभुज के शेष 3 अंग भी क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। अर्थात दो त्रिभुजों की सर्वांग समता
के लिए दोनों के 6 अंगों की जानकारी ना हो करके उनके 3 अंगों की जानकारी हमें हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज सर्वांग सम है अथवा नहीं है। वह एक दूसरे को ढकेंगे अथवा नहीं ढकेंगे। जब वह एक दूसरे को ढकेंगे तब दोनों त्रिभुजों के शीर्षों में कैसा सुमेलन होगा, कौन से शीर्ष किस शीर्ष के साथ मैच कर रहे होंगे, यहां तक कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले त्रिभुजों की सर्वांग समता के शर्त के बारे में समझे। और रिजल्ट के आने के पहले मैं सबको आपको एक्टिविटी करने के लिए दे दिया हूं। आप जो है सो 2 सर्वांग दो आपको त्रिभुजों की रचना करनी है, जिसमें क्या करना था, प्रत्येक त्रिभुज का आधार को फिक्स करना था एक भुजा को, और उसके अंत बिंदु पर 2 कोण को आपको सेम बनाना था और बार बार यही बनाना था। तब देखना था कि दोनों त्रिभुज जो हमें प्राप्त होते हैं एक दूसरे को ढक पाते हैं अथवा नहीं ढक पाते हैं। यानी कि जब आप त्रिभुज की रचना कर रहे थे तो उसके 3 अंग को आपने फिक्स किया था। क्या? एक भुजा और उस भुजा के, या एक भुजा और उस भुजा के अंत बिंदु पर बना हुआ कोण, है ना। तब बार बार इस क्रिया को कर रहे थे, आप त्रिभुज प्राप्त कर रहे थे। कैसा प्राप्त कर रहे थे? तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एक अद्वितीय त्रिभुज की रचना के लिए त्रिभुज के कितने अंगों को फिक्स करना जरूरी है? क्या या यहाँ पर यह कोशिश करनी है कि 2 त्रिभुजों की सर्वसमता की जांच में 6 अंगों की जानकारियां हमें ना हो और उसके 3 अंगों की जानकारियां हो, तो क्या उसके आधार पर यह निर्णय कर सकते हैं कि बचे हुए 3 अंग भी सर्वांग सम होंगे। ओके, तो आप सबों को मैं क्या एक्टिविटी दिया था? क्या एक्टिविटी दिया था कि आपको त्रिभुज बनाना है जिसमें एक भुजा को आपने फिक्स कर दिया, कोई भी लंबाई को लिया, मान लो कि अब 6 सेंटीमीटर को लिया, और इसके दोनों इंड पॉइंट पर आपको हमेशा कोण को फिक्स करना था। मान लो कि यहाँ पर 70 बना है और यहाँ पर क्या बना है? 80 बना है। यानी कि इस त्रिभुज में 3 ही चीज को आप फिक्स कर रहे हैं। एक भुजा को आप फिक्स कर रहे हैं और इस भुजा के अंत बिंदु पर बने हुए कोण को फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनती है, इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, और इन दोनों भुजाओं के द्वारा यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, इसके बारे में आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब ही आप इसको कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पर भुजाओं की लंबाई पर भी आपकी कंट्रोल हो जाती है और बने हुए कोण भी क्या होते हैं? कंट्रोल हो जाते हैं। ओके, तो एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें कितनी अंगों की आवश्यकता है इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा पर आपने क्या किया कि फिर आपने 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ड्रॉ किया और फिर क्या किया कि दोनों अंत बिंदुओं पर 7 डिग्री मेजर का आपने कोण को बनाया, और अगला बार जब इसको बढ़ाया तो जिस पॉइंट पर वह इंटरसेक्ट कर रहे थे वहां से एक ट्रायंगल बन जाता है क्या, और फिर इसको काट के निकाला। तब हम देखना चाहते हैं कि क्या यह कोण अगर इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है, तो क्या इन भुजाओं में भी कोई बराबरी का रिलेशन है और इन भुजाओं के द्वारा बने हुए कोण में भी कोई बराबरी का रिलेशन है। यदि 2 त्रिभुजों में एक भुजा को बराबर कर दिया, उस पर अंत बिंदु पर बने हुए 2 कोण को बराबर कर दिया, तो क्या यह भी भुजा इस भुजा की लंबाई के बराबर हो जाते हैं। साथ ही साथ इस भुजाओं के द्वारा जो बना हुआ कोण भी क्या बराबर हो जाते हैं। ओके, तो 1 by 1 अर्थात हम अब त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच कर रहे हैं कि 2 त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए कम से कम कितने अंगों को सर्वांग सम होना जरूरी है। तो क्या देखा, भुजा की सर्वांग समता की जांच कौन से करेंगे? नहीं, भुजा की सर्वांग समता भुजा से होगी, कोण की सर्वांग समता कोण से होगी। ओके, तो सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को मैं जो वर्क दिया हूं आप सब यहां पर लाओ। आप आओ, कौन डिस्प्ले करेगा? आओ, चलो। चलिए देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस त्रिभुज का क्या किया? इस त्रिभुज का एक भुजा को फिक्स किया। देखो, इस त्रिभुज का एक भुजा को फिक्स किया, 10 सेंटीमीटर के लिया,
और इस भुजा के दोनों अंत बिंदुओं पर, अभी तो लाइन सेगमेंट है, बाद में भुजा बन गई। इस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं पर कितना कोण बनाया? 70 डिग्री और यहाँ पर भी क्या बनाया? राइट। तो क्या ये तुमने को ढक ले रहे हैं? देखो जरा, तो कैसे ये त्रिभुज है? ये दोनों त्रिभुज ढक लिए कि नहीं ढक लिए? ये कौन सा त्रिभुज है? एल एम एन। ये कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। तो जब दोनों त्रिभुजों को ढक लिया तो एक किसको, एक कोण किस कोण को ढक लिया? बी कोण किसको ढक लिया? और सी कोण किसको ढक लिया? और यह भुजा जो है एलन भुजा किसको ढक लिया? एलन भुजा किसको ढक लिया? एसी को। और एलन भुजा किसको ढक लिया? इसी को। तो ये दो त्रिभुज में एक भुजा को मैं, एक भुजा, दोनों के एक एक भुजा बराबर है, दोनों का क्या है? बराबर है। और उस भुजाओं के अंत बिंदु पर बने हुए कोण क्या है? बराबर है। तो इसको बराबर हो जाने से शेष तीनों अंग भी क्या होगा? यानी कि एक त्रिभुज को, समझ गए ना? चलिए आपका रिपोर्ट है, दूसरा वाला लाओ, ध्यान देंगे। इधर आओ, देखिए इन्होंने एक त्रिभुज जो बनाया है, दो त्रिभुज बनाया है, तो दोनों ने एक ही काम किया है। एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और यहाँ भी क्या है? 6 सेंटीमीटर है। और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले के अंत बिंदु पर बना हुआ कोण कितना कितना लिया है? बोलो। 70 डिग्री और यहाँ पर क्या लिया है? 70 डिग्री और। अब देख रहे हैं कि यह भुजा और यह भुजा, यह कोण, इसके साथ क्या रिलेशन है? तो यह दोनों ढक लिए कि नहीं ढक लिए? क्या हुआ? ये ढक लिए ना? तब कहेंगे कि यह दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। तो जब यह दोनों त्रिभुज ढक रहे थे तो इसका शीर्ष ए इसके किस शीर्ष के साथ मैच कर रहा था? ए किसके साथ मैच कर रहा है? बोलो। और तुम्हारा बी किसके साथ मैच कर रहा है? और सी किसके साथ मैच कर रहा है? और भुजा ए बी किसके साथ मैच कर रहा है? भुजा ए बी की लंबाई एफ की लंबाई बराबर हो गई। और भुजा ई कौन है? एसी किसके साथ मैच कर रहा है? और यह कोण किसके साथ मैच कर रहा है? यस। तो इनका भी एक ही काम किए कि एक त्रिभुज की रचना करते समय इन्होंने एक भुजा को फिक्स किया और उसके दोनों अंत बिंदुओं पर जो कोण बनाया उसको फिक्स किया। तो इसके बाद त्रिभुज के बार बार तो त्रिभुज बना रहे थे, तो सब त्रिभुज में अन्य जो शेष 3 अंग थे वही प्राप्त हो रहे थे। चलिए आपका रिजल्ट। और किसी का? आओ। तो त्रिभुज का एक भुजा और उसके अंत बिंदुओं पर बने हुए कोण को अगर आपने फिक्स कर दिया तो बार बार जब त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे तो कैसे त्रिभुज को प्राप्त करेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज होगा। यानी कि एक त्रिभुज के अन्य दो भुजाएं अगली बनने वाला त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के साथ बराबरी का रिलेशन होगा। कौन किसके साथ रिलेशन होगा वह सब अंडरस्टूड है। ओके, आओ आपका जी इधर आओ। देखो तीसरा भी सेम एक्टिविटी किया। इन्होंने दो त्रिभुज बनाया, लेकिन त्रिभुज बनाते समय इन्होंने क्या किया कि एक रेखाखंड लिया 8 सेंटीमीटर का और दोनों अंत बिंदुओं पर 70 डिग्री का और 60 डिग्री का कोण बनाया। दोबारा फिर उतना ही लंबा रेखाखंड लिया और उसके दोनों अंत बिंदुओं पर 70 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनाया। तब देखना है कि अन्य दो भुजाएं इसके अन्य दो भुजाओं को ढक पाते हैं तो नहीं, यहाँ कौन इसको कोण को ढक पाता है कि नहीं। तो इनका भी आकृति क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। तो मुझे बताइए कि जब यह त्रिभुज इसको ढक रहा था तब इनके शीर्षों के बीच में मैचिंग हो रही थी। एक शीर्ष दूसरे शीर्ष को, एक त्रिभुज के सभी शीर्ष दूसरे त्रिभुज के खास शीर्षों को कोइंसाइड कर गया था। तो आप ही आंसर देंगे। आपका त्रिभुज एबीसी का शीर्ष ए, यह त्रिभुज कौन है? एल एस आर के किस शीर्ष के साथ मैच कर रहा है?
एक किसके साथ मैच कर रहा है, बोलो एक किसके साथ मैच कर रहा है, एक ए शीर्ष किसको ढक रहा है, त्रिभुज कौन शीर्ष को, एल को। इस त्रिभुज के शीर्ष बी किसको ढक रहा है, आइसो किसको ढक रहा है। यानी कि एक त्रिभुज का एक भुजा और भुजाओं के अंत बिंदु पर बने हुए कोण अगर बराबर बराबर लेते हैं तो हर बार आपको सर्वांशक त्रिभुज ही मिलेगा, राइट है ना। आप जो भुजा ले रहे हैं उसके अंत बिंदु पर जो कोण बना रहा है, दूसरा वही भुजा ले अंत बिंदु पर कोण बना है, तीसरा वही भुजा ले अंत बिंदु पर कोण बना है, चौथा वही भुजा ले अंत बिंदु पर कोण बना है। तो सभी स्थितियों में जो त्रिभुज प्राप्त होगा वो कैसा होगा, सर्वांशक। अब इसी को जरा लिख रहा है ना तुम्हारा पिक्चर, देखो तुम्हारा ही पिक्चर को मैं व्याख्या कर रहा हूं, देखो जरा यहां देखो जरा, इसका जो है एल एम और एम त्रिभुज इनका है। एल पर कितना डिग्री का कोण है, क्या एल एम और एम दोनों, एल पर कितना आया और रिपोर्ट को, एल पर रिपोर्ट को उठाओ। एल कितना है, एम कितना है, और इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा कितना है। अगला बताओ, अगला कौन त्रिभुज बनाया हो, एक त्रिभुज बनाओ। इसका लंबाई वो कितना होगा, कितना है, देखो जरा यार देखो, चलो इनका दो त्रिभुज यही है और दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समांतर है ना, समांतर यानी कि एक दूसरे को ढक लिए होंगे। तो कोण ए किसको ढक लिया है, कोण बी किसको ढक लिया है। अब देखो इनका कोण एल, इनका कोण एल, देखो जरा त्रिभुज एम एम एल और त्रिभुज ए बी सी में जरा देखो क्या क्या है। त्रिभुज एम एम एल का कोण एल इस त्रिभुज के किस कोण के बराबर है, कोण बी के बराबर है, राइट। कोण ए के बराबर है, कोण ए के बराबर है, कोण एल किसके बराबर है, कोण ए के बराबर। अब इसका कोण एम इस त्रिभुज का किसके बराबर है, बी के बराबर। अब आ जाओ, इस दो कोणों के अंतर्गत की भुजा इस त्रिभुज का कौन है, ये दोनों कोणों के अंतर्गत का भुजा मतलब कॉमन साइड, ये दोनों का कॉमन साइड कौन है, एल। तो इस दोनों कोणों के अंतर्गत का भुजा एल और इन दोनों कोणों के अंतर्गत का भुजा क्या होगा, एबी। एबी क्या है आपस में बराबर है ना। तो इतना बराबर होने के बाद क्या हो जा रहा है, इसका एनएल किसके बराबर हो जा रहा है, किसके बराबर हो जा रहा है, बोलो एनएल एसी के बराबर। और इसका एनएल किसके बराबर हो जा रहा है, बीसी के बराबर। और यह कोण एन किसके बराबर हो जा रहा है, सी के बराबर। तो आपने अपनी ओर से क्या काम किया, दो त्रिभुजों की रचना की और एक भुजा की लंबाई को आपने फिक्स किया और उस भुजा पर बने हुए कोण को आपने बराबर कर दिया। तो शेष दोनों भुजाएं और दोनों भुजाओं की तरफ बना हुआ कोण भी क्या हो गया, एक बराबर हो गया। तब यहाँ पर देखो जरा, तो यह त्रिभुज जो एन यानी त्रिभुज एन एम का शीर्ष एन किसके साथ मैच कर रहा था, बोलो सी के साथ। एन किसके साथ मैच कर रहा था, सी के साथ। एन किस इसका एल जो है तो किसके साथ मैच कर रहा था, ए के साथ। देखो ए के साथ। और एम किसके साथ मैच कर रहा था, बी के साथ।
अर्थात यह त्रिभुज शीर्षों के इस सुमेलन के अंतर्गत एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। अर्थात एन एल एन त्रिभुज एन एल एन और सर्वांग सम के काची में प्रयोग करते हैं। सर्वांग सम है त्रिभुज क्या एन पर कौन आया सी, तो पहले एन आया, एन के साथ सी मैच किया है, एन के साथ कौन मैच किया है ए, और एन के साथ कौन किया है सी। अर्थात यह दोनों त्रिभुज देखो, यह दोनों त्रिभुज शीर्षों के इस सुमेलन के अंतर्गत सर्वांग सम होंगे। तो क्या त्रिभुज को उठा करके अगर किसी को शीर्ष को क्या इस सुमेलन के अंतर्गत सर्वांग सम है? यह त्रिभुज शीर्षों के खास सुमेलन के अंतर्गत ही सर्वांग सम है कि सभी सुमेलन के अंतर्गत सर्वांग सम है? क्या खास ना है? क्या एन के साथ ए को मैच करावे, एन के साथ सी को मैच करावे तो क्या सर्वांग सम हो जाएगी? नहीं सर। तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखने का भी एक तरीका है कि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखे तो किस शीर्षों के सुमेलन के अंतर्गत तो सर्वांग सम होंगे। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखने ही से सर्वांग सम नहीं हो जाएंगे। सर्वांग सम होने के लिए उनके शीर्षों में एक मैचिंग हो रहा है, इस मैचिंग के अंतर्गत सर्वांग सम है। ओके, अब जब दो त्रिभुज शीर्षों के किस सुमेलन के अंतर्गत सर्वांग सम है, अगर यह हमें जानकारी है तो एक त्रिभुज के 6 अंग दूसरे त्रिभुज के किस अंग के साथ वह सर्वांग सम का रिश्ता बनाएंगे यह भी हम बता सकते हैं। और एक त्रिभुज की सर्वांग समता के इस शर्त को हम लोग क्या बोलते हैं? ए एस ए। क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थात दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि और केवल यदि एक दोनों त्रिभुज के एक भुजा सर्वांग सम हो और उस भुजा के अंत बिंदु पर बना हुआ कोण भी क्या हो? सर्वांग सम हो, तो पूरा त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा शीर्षों के खास सुमेलन के अंतर्गत। ओके, मिटाइए। तो आज हम लोग दो त्रिभुज के सर्वांग समता के लिए 6 अंगों की सर्वांग समता की होना जरूरी है और 6 अंगों की सर्वांग समता की जांच ना करके इसके 3 अंगों की सर्वांग समता की जांच करके हम बता सकते हैं कि इसके शेष अंग सर्वांग सम होंगे अथवा नहीं होंगे। यदि होंगे तो शीर्षों के किस सुमेलन के अंतर्गत। दो त्रिभुज जब एक दूसरे त्रिभुज को ठक लेता होगा पूर्णतः तो उसके शीर्षों का मैचिंग हो जाता हो, तो प्रत्येक शीर्ष त्रिभुज का तीनों शीर्ष दूसरे त्रिभुज के तीनों शीर्ष के साथ कोइंसाइड कर जाता होगा। ओके, चलो तो आज हम लोग क्या देखे कि कोई भी त्रिभुज हम कोई एक से हम अधिक त्रिभुज बना रहे हो, लेकिन सभी शर्त ये लगा कि एक भुजा को हम बराबर वही लेंगे और उस पर अंत बिंदु पर बने हुए कोण भी क्या लेंगे? वही लेंगे। तो बार बार हम त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे तो सभी त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ओके, इस शर्त को हम लोग क्या बोलते हैं? एस ए। इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल, कंग्रुएंट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंग्रुएंट रूल, है ना? कंग्रुएंट पार्ट ऑफ द फिगर्स आर करने क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलेंगे कंग्रुएंट कंडीशंस फॉर बीइंग कंग्रुएंट ट्रायंगल्स ना। तो इसको ए से हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? इसको कैसे बोलेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? एक शर्त है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे corresponding part of congruent triangles are equal. Corresponding part of congruent triangle इसको बोलते हैं CPCT। क्या बोलते हैं हम लोग? CPCT। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि और केवल यदि और केवल जब
हाँ, उनके दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो और कोण के अंतर्गत की भुजा भी बराबर हो। तो एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत का भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत के भुजा के बराबर हो। तो आज हमने सर्वांगसमता त्रिभुजों के सर्वांगसमता संबंधी पहला शब्द को हम लोग जाना और उस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल, साइड एंगल, और संक्षेप में क्या बोलते हैं, ए एस ए। यहाँ एस को बीच में क्यों रखा गया है, एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत का भुजा। तो एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत का भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत के भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो एक त्रिभुज का तीनों अंग दूसरे त्रिभुज के किस तीन अंग के साथ सर्वांगसम होंगे हम बता सकते हैं यदि उनके शीर्षों के बीच में हम लोग सही सुमेलन करते हैं। इसलिए त्रिभुजों की सर्वांगसमता में सबसे यह जरूरी है कि किस सुमेलन के अंतर्गत, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो किस सुमेलन के अंतर्गत, जब सी एम के साथ मैच करे, एम ए के साथ मैच करे और एम बी के साथ मैच करे, इस मैचिंग के अंतर्गत यह दोनों सर्वांगसम होंगे, सभी मैचिंग के अंतर्गत नहीं। लेकिन हमारे पास एक विशेष त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जो किसी मैचिंग के अंतर्गत शीर्षों में कोई भी मैचिंग में लगा दो तो वह एक दूसरे को ढक लेगा। वह स्पेशल केस हुआ। तो आज हम लोग सदन में त्रिभुजों की सर्वांगसमता के संबंध में पहला शब्द को सीखा, पहला रूल को सीखा जिसे हम लोग ए से रूल कहते हैं। तो आइए सदन की समाप्ति के पूर्व हम सारी बातों को संक्षेप रूप में कह देना चाहते हैं कि इस सदन में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई। तो आज हम लोगों ने तरह तरह के सर्वांगसमता के अवधारणा को हम लोग तरह तरह से विकसित किया। फिर हमने यह देखा कि त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए, जैसे रेखाखंडों की सर्वांगसमता के लिए एक ही शर्त है कि लंबाई बराबर हो, कोणों की सर्वांगसमता के लिए एक ही शर्त है कि डिग्री मेजर बराबर हो, स्क्वायर की सर्वांगसमता के लिए एक ही शर्त है कि भुजाओं की लंबाई बराबर हो, समबाहु त्रिभुज के सर्वांगसमता के लिए एक ही शर्त है कि भुजाओं की लंबाई बराबर हो, इत्यादि इत्यादि। तो इनसे आगे बढ़ करके हम लोग त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में समझा। सर्वांगसम आते ही पता चलता है कि सभी अंग बराबर हो। तो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की बात करते हैं, त्रिभुज में कितने अंग है, 6 अंग है। अर्थात दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो दोनों त्रिभुजों के 6 अंगों का सूचना हमें होना चाहिए। फिर आगे सीखा कि 6 अंगों की सूचना के बगैर भी उसके 3 अंक की सूचना अगर हमारे पास हो तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शेष 3 अंक बराबर होंगे अथवा नहीं, सर्वांगसम होंगे अथवा नहीं। तो यहीं पर सीखा कि एक अद्वितीय त्रिभुज की रचना के लिए हमें क्या जरूरत है, उसका एक भुजा को फिक्स करो और उस भुजा के अंत बिंदु पर बने हुए कोण को फिक्स करो। इसके साथ ही त्रिभुज के शेष दोनों भुजाएं और उसके अंतर्गत के कोण भी क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो हम लोग इस सर्वांगसमता को हम लोग क्या संक्षेप में बोला, ए एस ए, है ना। और इसका स्टेटमेंट क्या है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत का भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत के भुजा के बराबर हो या सर्वांगसम हो। तो कल हम लोग सदन में सर्वांगसमता की दूसरा जो नया शर्त है जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, एस ए एस। अर्थात एक त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और अंतर्गत के कोण बराबर होने पर वह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। और शीर्षों के किस सुमेलन के अंतर्गत सर्वांगसम हो जाते हैं, इन बातों को कैसे लिखेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक अगले सदन में चर्चा होगी। आज मैं आपको यहीं पर छोड़ देता हूँ।